हेलो दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेटफॉर्म कोचिंग के द्वारा तैयार किया गया बिहार एसएससी CGL4 और इंटर लेवल का एक शानदार प्रैक्टिस सेट। और आज हम लोग इस सेट का 260 नंबर करने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे पहले सभी सेट का वीडियो करा दिया गया, अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। और इस सेट का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमारा टेलीग्राम का 2 चैनल है, एक मेन चैनल जिसपे सभी नोटिफिकेशन मिलता है और एक पीडीएफ का चैनल है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है सूची 1 और 2 का मिलान करानी। कॉलम X और कॉलम Y का मिलान करना है। एक तरफ नदी का नाम दिया गया और दूसरे तरफ उसके उद्गम का नाम दिया गया है। तो देखिए, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है। महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है। गोदावरी का उद्गम हो जाएगा नासिक महाराष्ट्र में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हो जाएगा सांगपो जो हो जाएगा। और नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक है। अमरकंटक और अमरकंटक से एक और सोन नदी का भी उद्गम होता है। सोन और नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पर्वत से होता है। अगर लंबाई की बात करें तो कृष्णा नदी की लंबाई 1401 किलोमीटर है। तो गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है, जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई टोटल 2900 किलोमीटर है। और अगर बात करें कि भारत में इसकी लंबाई कितनी है, तो भारत में लगभग 916 किलोमीटर लंबाई है। नर्मदा की लंबाई, तो नर्मदा जो है इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। और नर्मदा और ताप्ती ये 2 नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, जो एस्चुरी का निर्माण करती है। तो पहला का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कृष्णा का महाबलेश्वर, गोदावरी नासिक, ब्रह्मपुत्र सांगपो, नर्मदा का अमरकंटक से उद्गम होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कोपिली जल विद्युत परियोजना किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कोपिली जल विद्युत परियोजना यह असम राज्य में स्थित है। असम राज्य में स्थित है। और इस यानी कोपिली जल विद्युत परियोजना की स्थापना 1976 ईस्वी में किया गया था। कुछ और राज्यों के जल विद्युत परियोजना की बात कर लेते हैं। तो सियांग जो है वह अरुणाचल प्रदेश में है। उमियम मेघालय में स्थित है। उमियम मेघालय में स्थित है। और सिक्किम में चूजाचेन ये सिक्किम में स्थित है। लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम समर्थन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो न्यूनतम समर्थन होता है संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में, उसमें कुल सदस्यता का बहुमत तथा 2/3 सदस्यों की गैर उपस्थिति और मतदान सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर बात करें संविधान संशोधन का, तो इसका उल्लेख भाग 20 में किया गया है। भाग 20 में संविधान संशोधन विधेयक का बात आने इसका जिक्र किया गया और इसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया। 368 में किया गया है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया का जो शक्ति है वह संसद को दिया गया है। इसे संसद को यह शक्ति दिया गया है। और संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से हमारे संविधान में अपनाया गया है? तो इसे दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। भारत की हरित क्रांति का प्रारंभ प्रायोगिक कार्यक्रमों में हुआ। इस तरह के पहले कार्यक्रम का नाम क्या था? हरित क्रांति के जो प्रारंभ हुआ था उसके पहले क्या नाम था? यानी इसके पहले अभिकर्मक का नाम क्या था? तो इसके पहले अभिकर्मक का नाम गहन कृषि जिला कार्यक्रम था। गहन कृषि जिला कार्यक्रम था। और इस गहन कृषि जिला कार्यक्रम की स्थापना 1960 ईस्वी में किया गया था। हरित क्रांति की अगर शुरुआत की बात करें तो हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में किया गया है। अगर बात करें कि हरित क्रांति शब्द का उत्पत्ति कहां से हुआ, तो हरित क्रांति शब्द का उपयोग सर्वप्रथम 1968 ईस्वी में अमेरिका के वैज्ञानिक विलियम गॉड के द्वारा हरित क्रांति शब्द को दिया गया। विलियम गॉड के द्वारा दिया गया है। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत की प्रत्येक ग्राम पंचायत में नहीं होता है? चारों ऑप्शन में से कौन सा एक पद है जो प्रत्येक
ग्राम पंचायत में नहीं होता है, वह हो जाएगा कि पंचायत का निर्वाचित कोषाध्यक्ष। पंचायत का निर्वाचित कोषाध्यक्ष ये हर एक पंचायत में नहीं होता है। उसके बाद अगर जिक्र करें कि पंचायत का उपाध्यक्ष या फिर उप सरपंच कहें, पंचायत का सचिव और पंचायत का निर्वाचित अध्यक्ष जो सरपंच होता है, ये सभी पंचायत में होता है, लेकिन कोषाध्यक्ष नहीं होता है। 5 का 3 नंबर सही हो जाएगा। पंचायत को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसका उल्लेख भाग 9 में आर्टिकल की अगर बात करें तो आर्टिकल 243 से 243 के 9 तक इसका उल्लेख किया गया है। पंचायत में कार्य करने के लिए 29 विषयों का जिक्र किया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब हर एक प्रश्न से जितना इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक होता है, तथ्य होता है, सभी का हम अवगत करा देते हैं, बता देते हैं। तो चलिए देखते हैं 8 नंबर कि सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशे के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है। अगर एक स्पेक्ट्रम लिया जाए, वहां श्वेत प्रकाश को अगर गुजार दिया जाए तो यह श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बट जाता है। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा रंग है जो सबसे कम विचलित होता है। तो सबसे कम विचलित लाल रंग होगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा लाल रंग। लाल रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंग धैर्य सबसे कम होता है और बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। विचलन जो है वह सबसे अधिक होता है। 9 नंबर प्रश्न में एक अभिकथन ए और कारण बी दिया गया है। देख लेते हैं कि जब कोई पिंड किसी श्यान द्रव में गिरता है तो उसका वेग लगातार बढ़ता ही रहता है, उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगातार कार्य करता है और श्यान बल वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो इसमें से आपका अभिकथन एक असत्य है, परंतु आर जो है कारण सत्य है। इसलिए कारण सत्य है कि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगातार कार्य करता है और श्यान बल वेग पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन जब कोई पिंड किसी श्यान द्रव में गिरता है तो उसका वेग जो है लगातार बढ़ता नहीं है। वेग शुरुआत में फर्स्ट टाइम बढ़ जाता है, लेकिन बाद में उसका जो वेग है वह सीमांत वेग हो जाता है, सीमांत वेग हो जाता है। इसी वजह से अभिकथन एक गलत है और कारण आर सत्य है। किसी चालक में धारा प्रवाह का कारण क्या है, तो किसी भी चालक में धारा प्रवाह का कारण विभवांतर में अंतर हो जाएगा। केवल ऑप्शन नंबर 2 सही है। विभवांतर में अंतर, दो विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहा जाता है और विभव में अंतर की वजह से ही किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। यहाँ से एक पॉइंट और देख लीजिए, कुछ पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन में हमेशा जो होता है विभव, इलेक्ट्रॉन में हमेशा विभव कम विभव से उच्च विभव की ओर गमन करता है। और अगर वही बात करें कि विद्युत धारा जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वह कम विभव से उच्च विभव की ओर गमन करता है और विद्युत धारा जो है वह उच्च विभव से कम विभव की ओर गमन करता है। बंगाल का लोकप्रिय संगीत जो आध्यात्मिक लोकगीत का प्रतिनिधित्व करता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे बाउल के नाम से जाना जाता है, जो बंगाल का प्रसिद्ध लोकप्रिय संगीत है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। काला पानी सीमा विवाद भारत और किस देश के बीच स्थित है। काफी पहले कुछ न्यूज में भी चला और यह हमेशा न्यूज में रहता है। यह काला पानी विवाद सीमा, तो यह भारत और नेपाल के बीच में स्थित है। काला पानी सीमा विवाद 17 का 3 नंबर सही है। अगर बात करें काला पानी क्षेत्र का, तो काला पानी जो क्षेत्र है यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है। शाहजहां ने अपने किस पुत्र को शाह इकबाल के उपाधि से नवाजा था। शाह इकबाल के उपाधि दारा शिकोह को दिया गया था शाहजहां के द्वारा। दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था, इसे ही शाह इकबाल की उपाधि से शाहजहां के द्वारा नवाजा गया। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं 19 नंबर कि दोनों में से कौन सा कथन सही है। यह उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर के मध्य होता है। बिल्कुल गलत है। यह हिमालय की तलहटी से निकलने वाली एक अनियमित चौड़ी पट्टी में पाए जाते हैं। तो 19 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए देखिए 23 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चाइनीज व्हाइट कहलाता है। चाइनीज व्हाइट जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। जिंक ऑक्साइड को
चाइनीज व्हाइट कहा जाता है। चलिए देखिए 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मानव दंत केवल अस्थायी दंत विन्यास में प्रकट होता है? अस्थायी दंत विन्यास में चवर्णक प्रकट होता है। 24 का 2 नंबर हो जाएगा। अगर बात करें दांत की प्रकार का, तो दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रंधक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। चलिए अब देखते हैं 25 नंबर। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं, यानी किसका मिलान है जो गलत है? विटामिन B12, विटामिन B12 कोबाल्ट में पाया जाता है और यह प्रति अरक्ता के कारक है। कार्य पूछ रहा है, कार्य क्या है? तो प्रति अरक्ता कारक है। विटामिन C प्रति अस्करवी कारक है, बिल्कुल सही है। विटामिन D बाध्यता रोधी कारक है, बिल्कुल गलत है। बाध्यता रोधी जो है वह विटामिन E की वजह से होता है, तो ऑप्शन नंबर C का मिलान गलत था। विटामिन K प्रति रक्तस्रावी कारक है, सभी का मिलान सही है, बाकी विटामिन D आपका गलत था। चलिए देखिए 31 नंबर, जब कोरियोलिस प्रभाव दाब प्रवणता बल द्वारा प्रतिभारित हो जाता है तो परिणाम स्वरूप उत्पन्न पवन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे भू-स्थैतिक पवन कहा जाता है। 31 का 3 नंबर है भू-स्थैतिक पवन। राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लाए जाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है? तो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 123 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है कि अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का शक्ति का उल्लेख किया गया है। यह संसद की विधायी शक्ति से जुड़ा होता है, यह भी सही है। संसद के सत्र के दोबारा शुरू होने के 6 सप्ताह बाद यह निस्र प्रभावी हो जाएगा, बिल्कुल सही है कि अगर संसद का सत्र दोबारा शुरू होता है तो 6 सप्ताह बाद जो अध्यादेश लाया गया था वह निस्र प्रभावी हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा इसे कभी वापस नहीं लिया जा सकता, बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति के द्वारा जब चाहे इसे वापस लिया जा सकता है जरूरत पड़ने पर। तो 32 का 4 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसमें परिलक्षित होता है? जो भारत के संविधान का जो निर्माता थे उनका जो मस्तिष्क था वह प्रस्तावना में परिलक्षित होता है। 33 का 1 नंबर सही है। प्रस्तावना को उद्देशिका कहा जाता है और इसे 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष पेश किया गया था और इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा इसे पारित कर दिया गया था। और अभी तक प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से अभी तक एक बार इसमें संशोधन किया गया है। अगला प्रश्न है कि अचल और अमूर्त परिसंपत्ति प्राप्त करने और उन्नयन और मौजूदा परिसंपत्ति की मरम्मत और ऋण की चुकौती पर खर्च किए गए धन को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे पूंजीगत व्यय के रूप में जाना जाता है। चलिए देखिए 38 नंबर प्रश्न, अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाता है तो क्या होगा? अगर किसी भी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से पृथ्वी से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो वह वापस पृथ्वी पर लौट आएगा, वह वापस पृथ्वी पर आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए सभी ग्रहों का एक पलायन वेग होता है। अगर उस पलायन वेग या उससे अधिक से अगर फेंका जाए तो वस्तु वापस कभी उस ग्रह पर या पृथ्वी पर नहीं आएगा। तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। अगर इस वेग या इससे अधिक से फेंका जाए कोई वस्तु अंतरिक्ष में तो वापस पृथ्वी पर नहीं आएगा। अगर बात करें सूर्य का पलायन वेग 42.1 या फिर 42 कहीं कहीं आता है किलोमीटर पर सेकेंड है। चंद्रमा का पलायन वेग 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन सा सही है? ऑक्सीकारक ऐसा पदार्थ जिनमें दूसरे पदार्थ की ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। उत्प्रेरक किसे कहते हैं? तो उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं परंतु उनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर में आगे बढ़ती है। एस्टर ऐसे पदार्थ जो मुख्य रूप से अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होता है, उत्पन्न होता है, उसे एस्टर कहा जाता है। तो 39 का तीनों ऑप्शन सही है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्राय जल क्यों जाता है? देखिए अगर कोई सिंगल फेज का मोटर है
तो उसे 220 वोल्ट की आवश्यकता होती है। अगर हम उसे 110 या फिर किसी भी मतलब लो वोल्टेज पे अगर चलाया जाए 110, 100, 90 पे, तो कभी कभी मोटर जल जाता है। हमारे गांव में कभी वोल्टेज कम होता है तो मोटर जल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो वह अधिक विद्युत धारा खींचने लगता है। जब अगर वोल्टेज कम होगा, वो विद्युत धारा अधिक खींचेगा, जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होता है। इसी वजह से वह मोटर जल जाता है। अगला प्रश्न 46 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारतीय शास्त्रीय सेना के तीनों सेवाओं में समकक्ष रैंक के संदर्भ में सही सुमेलित है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 यानी ऑप्शन नंबर 3 मेजर, स्क्वाड लीडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, ये तीनों सही है, बाकी सभी ऑप्शन गलत है। प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को समांतर निम्नलिखित में से किन उपनामों से जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि और तथागत दोनों नामों से जाना जाता है। शाक्य मुनि और तथागत के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप हो जाएगा, 48 का 1 नंबर है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है। अगर पहला पूछ दे तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? तो ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। 49 का 4 नंबर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। परमाणु में कक्ष को भरने का क्रम नियंत्रित होता है किसके द्वारा? तो जो परमाणु में कक्ष को भरने का जो क्रम है वह अफबाऊ के सिद्धांत के द्वारा नियंत्रित होता है। 53 का 1 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग कृत्रिम हीरा के निर्माण में किया जाता है। कार्बन तंतु का उपयोग वायुयान के निर्माण में किया जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, यह प्रकाश संश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में किया जाता है। डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन का उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। तो 54 का देख लीजिए कौन सा है। 1 का 3 नंबर, 2 का 4 नंबर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों की 12 जोड़ी पाई जाती है। जोड़ी 12 और ऐसे 24 पसली होता है। अगर बात करें कि मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डी होती है, तो मनुष्य के चेहरे में टोटल 29 हड्डी होता है। और यहाँ पे चेहरा यानी आपका पूरा कपाल, कान, ये सब मिलाकर पूरा जो फेस माथे का होता है उसका एक टोटल 29 हड्डी पाया जाता है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था? तो सबसे पहले यह देख लीजिए कि इनको फांसी कब दिया गया। डेट याद रहेगा तभी आप वायसराय को का अनुमान लगा सकते हैं। तो इन्हें फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया। और इस समय वायसराय लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन वायसराय था भारत का। और लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से लेकर के 1931 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में ही गांधी इरविन समझौता आया था 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेना कहाँ स्थित है? तो माउंट सेंट हेलेना पर्वत यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वाह करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? पत्रकार यानी पत्रकारिता के कर्तव्य को निर्वाह करते हुए जेल जाने वाले जो पहले भारतीय थे वह थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। और अभी वर्तमान में पत्रकारिता का क्या हाल है? तो आप सभी को पता होगा कि पत्रकार लोग अपना पत्रकारिता छोड़ के बाकी सभी कुछ कर रहे हैं। भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची किस क्षेत्र के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है? तो जो 6ठी अनुसूची है वो उसका संबंध पूर्वोत्तर भारत से है। 64 का 4 नंबर हो जाएगा। और पूर्वोत्तर भारत के किन राज्यों से है? तो इसका संबंध है 6ठी अनुसूची का संबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित है। मिजोरम से, इन 4 राज्यों से 6ठी अनुसूची का संबंध है। 68 नंबर में गलत कथन का चुनाव करना है। तो बहुप्रभाविता में एक जीन कई लक्षणों को प्रभावित कर सकता है, बिल्कुल सही है। अपूर्ण प्रभाविता में एफ फिनोटाइप माता पिता के बीच
होता, बिल्कुल सही है। स्वप्रभाविता का उदाहरण एबीओ रक्त समूह है। लिंग संलग्न लक्षण केवल पुरुषों में पाया जाता है, तो यही कथन गलत है। जो लिंग संलग्न है वह केवल पुरुषों में नहीं बल्कि कुछ महिलाओं में भी पाया जाता है, जैसे कि वर्णांता रोग, हेमोफीलिया। लेकिन ज्यादातर महिलाएं इस रोग की वाहक होती है। यह रोग सबसे अधिक तो पुरुषों में होता है, लेकिन महिलाएं इसकी वाहक सबसे अधिक होती है, महिलाएं वाहक होती ही है। तो 68 का 4 नंबर गलत है। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांध रोग से पीड़ित हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है। 69 का 3 नंबर सही है। चलिए देखिए 70 नंबर प्रश्न की पारा उच्च आवृत्ति की जो तरंगे है वह साधारणतः संचारित होती है किस रूप में? तो ये जो तरंगे है पारा उच्च आवृत्ति वाली, यह अंतरिक्ष तरंगों के रूप में संचरित होता है। भारत के संविधान में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया? आर्थिक न्याय जो है इसका उपबंध उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। उद्देशिका की अगर बात करें तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे पेश किया गया था और संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 ईस्वी में उद्देशिका को पारित कर दिया गया था। पेरियार गेम अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है, यानी किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार गेम अभ्यारण्य जो है जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है और यह किस राज्य में है? तो यह केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य में यह अभ्यारण्य स्थित है। अगर बात करें कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में स्थित है। कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाया जाता है? यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया के बीच का जो क्षेत्र है वह दोनों में जो सम्मिलित होता है उसे यूरेशिया कहते हैं। और दोनों में यानी यूरोप और एशिया दोनों में पाए जाने वाले घास का मैदान कौन है? तो स्टेपी एशिया और यूरोप दोनों के क्षेत्रों में पाया जाता है, इसलिए इसे यूरेशिया में कहते हैं। डाउन्स किस देश में पाया जाता है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पेरी कहाँ पाया जाएगा? तो यह अमेरिका और कनाडा में पाया जाता है। पेरी घास के मैदान वेल्ड साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड घास का मैदान पाया जाता है। इस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक फरमान जारी किया था, तो वह फरमान फरुखसियर के द्वारा जारी किया गया था। 1717 ईस्वी में एक फरमान जारी किया गया जिसे सुनहरा फरमान कहा जाता है और उस फरमान को निशान भी कहा जाता है। निशान भी कहा जाता और इसे फरुखसियर के द्वारा 1717 ईस्वी में जारी किया गया था। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया अनंत बनेगा। 83 का 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इन चारों ऑप्शन में से देख लेते हैं कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। अगर इसका फॉर्मूला की बात करें Na2CO3 इंटू 10H2O हो जाएगा। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है। इसका फॉर्मूला NaHCO3 हो जाएगा। नीला थोता को कॉपर सल्फेट कहा जाता है। CuSO4 इंटू 5H2O हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बल्कि कैल्शियम सल्फेट। CaSO4 इंटू हाफ H2O कैल्शियम सल्फेट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी का मिलान गलत है। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिकी लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो इनके आनुवंशिकी लक्षणों के नियंत्रण के लिए DNA उत्तरदायी होता है। 85 का 4 नंबर सही है। चलिए देखते हैं 91 प्रश्न। इसमें कहा गया कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा जुलाई 1947 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा जुलाई 1947। और हमारा देश यानी भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था। पद्मा निम्न में से किस फसल का एक उन्नत प्रकार है? तो पद्मा जो है धान का एक उन्नत
प्रकार है? 92 का 1 नंबर सही है। किस मिट्टी में कोशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो जो कोशिका है वह चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। 93 का 1 नंबर सही है। भारत में गैंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ है? तो भारत में गैंडे का प्राकृतिक निवास काजीरंगा में स्थित है, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह असम राज्य में स्थित है, असम में स्थित है। काजीरंगा को अगर बात करें कि काजीरंगा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया? तो इसे 1985 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था यूनेस्को के द्वारा। अगर गैंडा का जिक्र आया है तो गैंडा परियोजना की शुरुआत कब किया गया है? तो गैंडा परियोजना की शुरुआत 1972 में किया गया है। हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में किया गया है। इन सभी परियोजनाओं को भी याद रखना है कि उनकी जनसंख्या कम हो रहा है तो उन्हें संरक्षण के लिए परियोजना शुरू किया गया था। तो उन सभी में से ये 3 है। गैंडा परियोजना 1972, हाथी परियोजना 1992, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में किया गया था। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः किसमें पाया जाता है? तो यह छोटे बच्चों में पाया जाता है। 98 का 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें एंटीजन ए भी पाया जाता है, बिल्कुल गलत है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता है। इसमें एंटीबॉडी के रूप में केवल एंटीबॉडी एच पाया जाता है, तो यह भी गलत है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप में एच, ए और बी ये 3 प्रकार के एंटीबॉडी पाया जाता है। तो इसलिए इसमें से कौन सही है? तो न तो ए और न ही दोनों में से कोई सही नहीं है। 100 नंबर प्रश्न है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी घटना होती है, फिर कौन सी घटना बदल जाती है? तो आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। तो 100 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या बदल जाता है? तो उसमें वेग गति बदल जाएगा, तरंगदैर्घ्य बदल जाएगा, अपवर्तनांक बदल जाएगा। ये सभी उपरोक्त में सभी बदल जाएगा। यह भी पूछता है कि क्या नहीं बदलता? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो क्या नहीं बदलेगा? तो आवृत्ति नहीं बदलता, बाकी सब कुछ बदल जाता है, बस आवृत्ति नहीं बदलता है। चलिए देखिए 106 नंबर के निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और राजा राम मोहन राय की अगर बात करें तो इनका जन्म 1772 ईस्वी में हुआ था। और इनकी मृत्यु की अगर बात करें तो इनका मृत्यु राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 ब्रिस्टल में हुआ था। राजा राम मोहन राय के द्वारा ही आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना भी किया गया है। काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर एवं धौलाधर पर्वत श्रेणी निम्न में से किस हिमालय में पाया जाता है? तो यह सभी जो है पर्वत श्रेणियां पंजाब हिमालय में पाया जाता है। 7 का 1 नंबर सही है। अगर बात करें तो हिमालय को 3 भागों में बांटा गया। हिमालय से पहले से जो बना है उसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। फिर उसके बाद हिमालय को 3 भागों में बांटा गया। बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक में बांटा गया है। लेकिन नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। एक तरफ सिंधु नदी हो जाएगा, सतलज, काली, तीस्ता और यहाँ पे दिहांग नदी अगर आ रहा है तो सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय आती है, हो जाएगा पंजाब हिमालय। यह सिंधु नदी है, मान लीजिए यह सतलज नदी है, काली नदी, यह तीस्ता हो जाएगा और यह दिहांग है नदी है। तो सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, और पंजाब हिमालय की लंबाई 560 किलोमीटर है। सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय हो जाएगा, कुमायूं हिमालय, और इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय आ जाएगा। नेपाल हिमालय जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर सबसे लंबा है। यहाँ पर छोटा बन गया लेकिन देख लीजिएगा, मैप हम सिर्फ आपके समझने के लिए बना है कि नेपाल हिमालय जो काली और तीस्ता के बीच में है, जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय है जिसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। चलिए देखिए 108 नंबर प्रश्न, चिली में कौन सा मरुस्थल स्थित है? तो चिली में अटाकामा मरुस्थल पाया जाता है। चिली और अर्जेंटीना के सीमा पर, यानी चिली और अर्जेंटीना में अटाकामा मरुस्थल पाया जाता है। थार मरुस्थल भारत में है।
गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। चलिए अगला प्रश्न है कि बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी। तेभागा किसान आंदोलन का जो मांग था वह था कि जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 कर दिया जाए। 9 का 2 नंबर सही है। चलिए देखते हैं 113 नंबर प्रश्न। किसी विद्युत जनित्र इलेक्ट्रिक जनरेटर में विभक्त वलय और सर्पी वलय का मुख्य अंतर क्या निर्धारित करता है। तो जो मुख्य अंतर है वह उत्पादित धारा के दिशा को निर्धारित करता है। उत्पादित धारा की दिशा को निर्धारित करता है। 13 का 2 नंबर सही है। चलिए 14 नंबर प्रश्न में कहा गया कि कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक होते हैं, कौन कौन। कंप्यूटर में सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म है। तो इसका 3 घटक होता है, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी। ये 3 घटक पाए जाते हैं सीपीयू का। तो 114 का 2 नंबर सही है। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 15 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। चलिए देखिए 121 नंबर प्रश्न। संगीत नाटक एकेडमी के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो संगीत नाट्य एकेडमी के पहले अध्यक्ष पीवी राजमन्नार थे। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगर बात करें कि संगीत नाट्य एकेडमी की स्थापना कब हुआ, तो इसकी स्थापना 31 मई 1952 ईस्वी को संगीत नाट्य एकेडमी की स्थापना किया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष पीवी राजमन्नार है। अगला प्रश्न है कि भारत की पंचवर्षीय योजना में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम कौन कार्यक्रम थे। तो यहाँ डैश की जगह क्या होगा, तो यह यूएसएसआर यानी पंचवर्षीय योजना जो है वह रूस से लिया गया है, रूस से लिया गया था। अगर योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग की शुरुआत 15 मार्च 1950 को किया गया था और इसे 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह नीति आयोग को लाया गया। तो 22 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए देखिए 123 नंबर प्रश्न। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु कब हुआ। मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी के द्वारा किया गया था और इनका मृत्यु 1680 ईस्वी में हुआ था। 23 का 3 नंबर सही है। अगर बात करें कि शिवाजी का जन्म कब हुआ, तो शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म हुआ था और इनका राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ और 1674 और 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। तो 23 का 3 नंबर सही है। अगला प्रश्न 124 नंबर। डिएगो गार्सिया द्वीप किस द्वीप समूह से संबंधित है। डिएगो गार्सिया द्वीप का संबंध चैगोस द्वीप से है। चैगोस द्वीप से 24 का 1 नंबर सही है। अगर बात करें कि डिएगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है, तो वह हिंद महासागर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है। सरकारी विधेयक को कौन प्रस्तावित कर सकता है, तो संसद के किसी भी सदन के मंत्री सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है। गेहूं किस जलवायु की फसल है। तो जो गेहूं है वह शीतोष्ण जलवायु की फसल है। शीतोष्ण जलवायु की फसल है और यह एक रबी फसल है। गेहूं रबी फसल है। कीनिया देश की मुद्रा क्या है। तो कीनिया देश की मुद्रा कौन सा है, तो सीलिंग। सीलिंग कीनिया देश की मुद्रा है। 29 का 1 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न 30 नंबर में कह रहा है कि माली देश की राजधानी कहाँ है। माली देश की राजधानी कौन सी है, तो बमाको। बमाको माली की राजधानी हो जाएगा। अगर बात करें यमन, यमन की राजधानी कहाँ है, तो साना हो जाएगा। मोजाम्बिक की राजधानी मपूतो है और मोरक्को की राजधानी रबात हो जाएगा। तीसरा नॉर्डिक भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये जो तीसरा नॉर्डिक भारत शिखर सम्मेलन था इसका आयोजन ओस्लो में किया गया था। 36 का 3 नंबर है। ओस्लो में इसका आयोजन किया गया था। भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा की शुरुआत किस शहर में किया गया है। हाइड्रोजन बस सेवा की शुरुआत भारत में पहली बार दिल्ली में किया गया है। 35 का 2 नंबर हो जाएगा दिल्ली। एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्था ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में आईआईएससी बेंगलुरु ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया, तो एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को दिया गया। 39 का 2 नंबर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन हिम सेतु का आयोजन सेना के किस कोर के द्वारा किया गया है? तो इसका आयोजन त्रिशक्ति कोर के द्वारा किया गया है। 40 का 1 नंबर है त्रिशक्ति कोर। 41 नंबर प्रश्न में देख लेते हैं, कथन और कारण दिया गया है कि वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया था। कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया। तो इसमें से सही कौन है? तो इसमें कथन ए और कारण आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं 142 नंबर प्रश्न की लॉटरी समिति का संबंध किससे है? लॉटरी समिति का संबंध शहरी नियोजन से है और इसकी शुरुआत 1817 में किया गया था। निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है? एक तो गरबा जो सबसे फेमस है, गुजरात का लोक नृत्य है, और ऑप्शन में गरबा तो है नहीं तो रास नृत्य यह भी गुजरात का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। तो लोक नृत्य है, नृत्य है, आंध्र प्रदेश का नृत्य है। इंटरपोल का मुख्यालय किस शहर में? इंटरपोल का मुख्यालय लियोन में है, लियोन में स्थित है। 44 का 4 नंबर सही है। और इंटरपोल के अभी वर्तमान में 194 सदस्य हैं। अगर बात करें इसकी स्थापना का, तो इंटरपोल की स्थापना 1923 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की विजय कब प्राप्त किया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध विजय 712 में हासिल किया गया और उस समय सिंध का शासक दाहिर था। उस समय जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया तो सिंध का शासक दाहिर था। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हमारा आज का सेट समाप्त होता है। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिहार एसएससी सीजीएल और इंटर लेवल के ज्ञान बिंदु का जो सेट आया है, बुक आया है, उसका भी हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनाकर यूट्यूब पर वीडियो दे दिया गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।